नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, देशी रियासतों का भारत में विलय भारत के एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था और निश्चित रूप से तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल की का योगदान इसमें अभूतपूर्व था। लेकिन क्या इस पूरे अभियान को संचालित करने में, उसे अंजाम देने में सरदार पटेल की अकेले की भूमिका थी? क्या उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई भूमिका नहीं थी? जैसा कि अक्सर ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो कुछ भी हुआ वो केवल सरदार पटेल की बदौलत हुआ और इस तरह का भी आभास देने की कोशिश की जाती है मानो पंडित नेहरू इसके खिलाफ थे या उनका कैबिनेट या उनकी सरकार इस मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि इस तरह का अभियान चलाया जाता है और बाकायदा एक तरफ सरदार पटेल की छवि को बड़ा करने की कोशिश की जाती है और पंडित नेहरू को बौना बनाने की कोशिश की जाती है और ये अभियान हम पूरे देश में होते देख रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि सरदार पटेल उस सरकार के एक हिस्से थे, उसके गृह मंत्री थे, उनकी एक भूमिका थी, लेकिन पूरी की भी भूमिका थी और शायद सरदार पटेल के अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने देश के एकीकरण में भूमिका निभाई थी, देशी रियासतों को भारत में मिलाने में भूमिका निभाई थी। ये पूरा काम कैसे हुआ, आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न यही है कि ये जो पूरा विलय का अभियान था, क्या ये सरकार से अलग था? क्या पंडित नेहरू इसके खिलाफ थे? क्या ये उसी समय पटेल के दिमाग की उपज थी जो उन्होंने तुरंत देश आजाद होते ही इस पर अमल करना शुरू कर दिया? ये बहुत दिलचस्प और रोचक सवाल है और जब हम ऐतिहासिक सच्चाई को जानेंगे तो पूरा तथ्य आ जाएगा कि पहली बात तो ये है कि नेहरू सरकार, जो नेहरू प्रधानमंत्री थे, उसमें रियल कैबिनेट सिस्टम का वो पालन करते थे और प्राइम मिनिस्टर एज फर्स्ट अमंग्स द इक्वल्स, यानी प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों में पहले मंत्री हैं, पर केवल उन्हीं की बदौलत सब हो रहा है या उनके विरोध के कारण कोई कर रहा है, बिल्कुल नहीं था। कैबिनेट की सहमति से ही ज़्यादा निर्णय लिए जाते थे। और जहाँ तक रियासतों के विलय का सवाल है, आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया कि आज़ादी के बाद ये काम सरदार पटेल के जिम्मे सौंपा गया कैबिनेट के द्वारा। प्रधानमंत्री की तो उसमें जिम्मेदारी सबसे पहली है और उन्होंने वीपी मेनन के साथ मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रियासतों को भारत में मिलाया। पर इसकी हम थोड़ी पृष्ठभूमि देखें, ये रियासतें भारत में मिल कैसे सकी? तो जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो उस समय भी देश का 1/3 तो इस आज़ादी के आंदोलन से थोड़ा बहुत अछूता था। अछूता मतलब जितना प्रभाव ब्रिटिश के डायरेक्टली रूल्ड एरिया में था उतना प्रभाव उन पर नहीं था। पर उस समय नेहरू, गांधी और पटेल, ये तीनों की थोड़ी सी सोच के बारे में, इसके बारे में मिलता है। और अभी एक बहुत अच्छी किताब आई है संदीप बम्जाई की, जिसका नाम है प्रिंसिस्तान, और ये जो किताब आई है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य से हमें बताती है कि किस प्रकार से रियासतों के बारे में उस समय सोचा गया। तो 1920 के दशक में दो प्रकार के व्यू संदीप बम्जाई हमें ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बताते हैं। पहला बताते हैं कि गांधी और पटेल ये सोचते थे कि ये प्रिंसली स्टेट्स को डिस्टर्ब न किया जाए और एक ट्रस्टीशिप के मॉडल पर इनको काम करने दिया जाए। ये उनकी राय थी। नेहरू की राय इससे बिल्कुल अलग थी। नेहरू की राय ये थी कि ये जो राजा हैं, प्रिंसेस हैं, ये एक सामंतवादी व्यवस्था के प्रतीक हैं और ये अपने राज्य में बहुत दमनकारी तरीके से राज्य करते हैं। 1929 की कांग्रेस अधिवेशन में जब नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक प्रस्ताव पास कराया था। प्रस्ताव क्या था कि ये जो रियासतें हैं, जो भारत का भाग है, वो भारत के बाकी चीज़ों से अलग नहीं रह सकती। वो मेरे ख्याल से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में कहा कि रियासतों को भारत में मिलना चाहिए।
दूसरा उनके बाद उसके साथ उन्होंने क्या किया, इसके पहले 1927 में उन्होंने स्टेट्स पीपल्स कांग्रेस, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कांग्रेस की स्थापना की, जिसके वो 1927 से लेकर 1947 तक अध्यक्ष रहे। और इस स्टेट्स पीपल कांग्रेस का क्या एजेंडा था? इनका उद्देश्य था कि जो रियासतें हैं वहाँ कांग्रेस के चार्टर को ले जाया जाए। कांग्रेस के चार्टर में तो सभी चीज़ें थी जो बाद में चलकर स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आधार पे आई। तो प्रजामंडलों की स्थापना रियासतों में की जाए, ये उनका एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और इसके लिए 20 साल तक जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष रहे लगातार। और उन्होंने उन राज्यों के अंदर उन नेताओं को प्रमोट किया, उन नेताओं के साथ संपर्क रखे जो वहाँ की राजाशाही के सामंतवाद के खिलाफ थे। इनमें कुछ केवल 3 नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। एक कैरो, जो पंजाब के बाद में मुख्यमंत्री बने, प्रताप सिंह कैरो, राइट। दूसरे UN ढेबर, और तीसरे ये जो हमारे जो बाद में राष्ट्रपति बने, ज्ञानी जैल सिंह। ये तीनों स्टेट्स पीपल कांग्रेस से सामने आए। अब इसमें एक दूसरी किताब भी है जो प्रिंसिस्तान, खासतौर से संदीप बम्साई इसको क्यों ले आते हैं। मामला ऐसा होता है कि ये कहानी शुरू करते हैं लॉर्ड वेवल से। लॉर्ड वेवल चर्चिल से मिलने जाते हैं, चर्चिल से चर्चा करते हैं कि अभी भारत को आज़ादी देने के बारे में आपका क्या विचार है। तो चर्चिल कहते हैं कि भाई इंडिया तो इंडिया है, प्रिंसिस्तान तो अलग ही रहेगा, यानी ये जो रियासतें हैं तो अलग ही रहेंगी, ये चर्चिल का मत था। और दूसरा चर्चिल उनको कहते हैं कीप द पार्ट ऑफ इंडिया फॉर अस। अब ये बहुत कम जगह पे कोटेशन में आता है। एक जसवंत सिंह ने एक बार किताब का रिव्यू किया था आउटलुक पत्रिका में, उसमें भी है। और उसका मतलब ये था कि भारत अगर ऐसा ही रह गया, यूनाइटेड रह गया, तो वो तो हमारे कभी मिलिट्री अलायंस में आने वाला नहीं है, यानी ब्रिटेन के मिलिट्री अलायंस में आने वाला नहीं है। तो एक ऐसा भाग बने जो ब्रिटेन के साथ मिलिट्री अलायंस करके ब्रिटिश के इस एरिया के इंटरेस्ट को जिंदा रखे। और इसके साथ वो जो आइडिया मिलती थी वो थी आइडिया पाकिस्तान की। तो जो यहाँ चल रहा था मुस्लिम लीग की मांग, हिंदू महासभा का 2 नेशन थ्योरी, उससे ये बिल्कुल मैच करता था कि एक अलग पाकिस्तान ब्रिटिश के हित में था, ब्रिटिश के भी हित में ये था। यहाँ के सवर्ण लोगों, मुस्लिम लीग की तो मांग थी 1940 के बाद, और हिंदू महासभा ने इसकी वैचारिक स्थापना 1923 में कर दी, सावरकर की किताब हिंदुत्व और हूज द हिंदू के माध्यम से। तो चर्चिल ने जो उस समय लॉर्ड वेवल को कहा, एक बात कही प्रिंसिस्तान की, दूसरी बात कही कि एक इसका टुकड़ा हम अपने पास रख लें। और इसी दौरान एक और घटना बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे नेहरू का रियासतों के बारे में जो मत था वो बहुत क्लियर हो जाता है। क्योंकि नेहरू जहाँ तक देश की आज़ादी के लिए संघर्ष में पूरी तौर से जुड़े हुए थे, साथ में रियासतों के बारे में शायद उन्होंने सबसे ज़्यादा सोचा। और वो गांधी और सरदार पटेल के विरोध में थे कि भाई ये ट्रस्टीशिप मॉडल नहीं, इनको भारत में मिलना चाहिए और कांग्रेस का जो चार्टर है वो वहाँ लगना चाहिए। और उन्होंने जैसे 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव रखा कि ये प्रिंसली स्टेट्स में भी कांग्रेस के चार्टर को ले जाए। 1939 में उन्होंने, जब सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय भी एक प्रस्ताव पास करवाया कि लोगों का जो सेंटिमेंट है इन रियासतों में वो वहाँ के राजाओं के खिलाफ है, और वो सेंटिमेंट्स को दिशा देने का काम हमने करना चाहिए। अब ये 2 प्रस्ताव कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू ने पास करवाए। दूसरी बात, एक छोटी सी घटना बताता हूँ जिसका आजकल दुरुपयोग भी हो जाता है। इसी संदर्भ में पंजाब के नाभा की रियासत में वो गए, और वहाँ उन्होंने राजा के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें भाग लिया। अब नाभा के राजा ने पकड़ के नेहरू जी को जेल में डाल दिया। नेहरू जी को जेल में डाला और उनको कोई सुविधाएं नहीं थी। तो मोतीलाल नेहरू ने पत्र लिखा नाभा के राजा को, भाई आपने गिरफ्तार किया है वो तो आपका मामला है, पर इतनी सुविधाओं से आप वंचित मत रखो, ये एक राजनीतिक काम है। ये बात हुई। अब उसके बाद गांधी और मौलाना आज़ाद ये नेहरू को लिखते हैं कि आप कब तक जेल में रहोगे, अगर आपको अंडरटेकिंग
लिख के ये राजा मानता है तो आप अंडरटेकिंग लिख के दे दो कि मैं अब से नाभा में नहीं आऊँगा। उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने कोई और बात नहीं कही, उन्होंने वो अपनी बात पे टिके रहे। उन्होंने केवल एक आश्वासन नाभा के राजा को दिया कि मैं इसके बाद से आपके रियासत में नहीं आऊँगा। और फिर बाद में उन्होंने जो नाभा के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे उनके साथ मिलकर नाभा के राजा के खिलाफ भी वो काम करते रहे। इसमें एक और मैं उदाहरण भी जोड़ना चाहूँगा कि रियासतों में जो राजाशाही थी उसके बारे में हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और यहाँ भले कश्मीर का सवाल बहुत अलग है, पर एक बात आप याद रखिए कि वहाँ शेख अब्दुल्ला जो सोशलिस्ट और सेकुलर विचारों के थे, उन्होंने भी एक आंदोलन चला रखा था और वो आंदोलन था क्विट कश्मीर। अब ये क्विट कश्मीर क्या था? क्विट कश्मीर था कि महाराजा हरि सिंह आप कश्मीर छोड़ दो और कश्मीर को कश्मीर की जनता के द्वारा मैनेज करने दो। तो जो आपकी बात को जोड़ते हुए मैं ये कहूँगा कि सरदार पटेल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो बहुत तौर से दिखता भी है, पर उसकी आप आधारशिला में जाएं तो रियासतों में ये सेंटिमेंट पैदा करना कि हम पूरे भारत का भाग हैं, रियासतों में ये सेंटिमेंट पैदा करना कि ये जमींदारी व्यवस्था, राजाशाही ये हमारे लिए उचित नहीं है, उसकी नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखी, नंबर एक। नंबर दो, और एक प्रधानमंत्री के रूप में कैबिनेट का जो होता है, अब अभी ट्रेंड क्या है कि जो खराब होता है उसका दोष नेहरू पर डाल देते हैं और जो अच्छा होता है उसके लिए एक एक व्यक्ति को चुन के ये उसके कारण हुआ। तो पूरी कैबिनेट में जो नेहरू का नेतृत्व था उसको एक तरह से नकारने की कोशिश की जाती है। तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया जी। तो ये जो हमारे देश के लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं और अनपढ़ों की तरह बात करते हैं, और उनसे बात करने से ऐसा लगता है कि ये आइडिया अचानक सरदार पटेल के दिमाग में आया और उन्होंने पूरी रियासतों को धमका कर, समझा कर और बहला कर मिला लिया, जबकि इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले बन चुकी थी। कांग्रेस पहले ही तय कर चुकी थी कि ये प्रिंसली स्टेट्स हिंदुस्तान का हिस्सा होंगे, और जब सरकार बनी या जब अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद करने का फैसला कर लिया तो इस पर अमल शुरू हुआ। तो नेहरू की सहमति थी, उस सरकार का ये प्रमुख एजेंडा था और सरदार पटेल गृह मंत्री थे, इसलिए उनको इसको अंजाम देना था। दूसरी बात में ये इसमें केवल सरदार पटेल की भूमिका थी, वीपी मेनन जो उनके सेक्रेटरी थे उनकी भूमिका थी, या और लोगों की भूमिका भी थी? क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से जो माउंटबेटन थे उनकी भी बड़ी भूमिका थी, उन्होंने भी प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिलाने में एक अहम किरदार अदा किया। मैं इससे सहमत हूँ कि मेकिंग ऑफ द मॉडर्न इंडिया उसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने ये एक सकारात्मक जो काम किया, वो एक रियल पॉलिटिक्स में विश्वास जो रखते थे, वो ये जानते थे कि इतने बड़े देश के अंदर एक छोटी सी नाभा की रियासत है, भोपाल की पटौदी की रियासत है, ये इनका एक लैंड लॉक रियासतें ये स्वतंत्र देश बन के क्या होंगी। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को हम केवल काले और सफ़ेद के रूप में नहीं देख सकते, यानी उसके जो शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं वो देखना चाहिए। और लॉर्ड माउंटबेटन ने निश्चित रूप से इन प्रिंसेस को ये प्रेरणा दी, उनको भी सलाह दी कि आप जो आपके पड़ोस का देश है उसमें आप मिल जाइए, और ज़्यादातर रियासतें वो भारत के भाग में थी और उसी काम को बाद में अंजाम किया। और इसी के साथ एक बात को थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहिए कि आप फौज भेजते हैं, आप संधि करते हैं, आप राजा को मनाते हैं, पर लोगों का क्या, प्रजा के बीच की भावनाओं का क्या? और प्रजा के बीच की भावनाओं के लिए ऑल इंडिया पीपल्स स्टेट कांग्रेस जिसके नेहरू 20 साल तक अध्यक्ष थे, उसका बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूँ कि ये एक माउंटबेटन, दूसरा नेहरू का ये, और जो कांग्रेस को जिसको कांग्रेस ने स्वीकार किया, और उसके बाद सरदार पटेल और वीपी मेनन, ये तीनों रोल उसमें हमको समझना चाहिए। जी, सरदार पटेल की जो लौह पुरुष की छवि बनी वो दुरुस्त थी, लेकिन जो 2-3 बड़े मामले हुए, जैसे हैदराबाद का निज़ाम का मामला था, जूनागढ़ रियासत का मामला था, या कश्मीर का मामला था, इन 3 के विलय, और भोपाल के नवाब का भी मामला था जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन की एक बड़ी भूमिका थी उनको समझाने बुझाने में। तो इन 3 जो बड़े मसले थे
इनको किस तरह से पटेल ने हैंडल किया और उसमें नेहरू की क्या भूमिका थी? देखिए, पहले मैं नेहरू की भूमिका पे आता हूँ। जैसे मैंने कहा कि नेहरू पूरी तौर से कैबिनेट सिस्टम में विश्वास रखते थे। वो आज के तरीका नहीं था कि एक व्यक्ति सब चीज़ों पे फैसला लेगा। तो क्योंकि निज़ाम हैदराबाद जो था वो अपने गुरूर में था, और जिन्ना ने उनको ऑफ़र दिया था कि आप पाकिस्तान के साथ मिलोगे तो हम आपके पावर्स को बिल्कुल कम नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से रूल करने रहना, पाकिस्तान के साथ फॉर्मली मिल लेना। तो यहाँ सरदार पटेल ने उस समय जो मिलिट्री एक्शन, जिसको पुलिस एक्शन कहते हैं, ऑपरेशन पोलो, उसके तहत आर्मी को भेजकर उसमें मिला लिया। पर मैं इस बात को मानता हूँ कि ये जो भी निर्णय होते थे उसमें पूरी कैबिनेट की सहमति होती थी। सरदार पटेल उसको एक इम्प्लीमेंट करने वाले व्यक्ति थे। तो उसमें जैसे भोपाल के मामले में भी हो, और जूनागढ़ में तो कुछ ज़्यादा मिलिट्री एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ तो कोलैप्स लाइक ए 9 पिन्स की तरह हो गया मामला, और बाद में वहाँ जनमत संग्रह भी कराया। तो 96% लोगों ने यही कहा कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो वो उसमें तो ये तीनों तीनों रियासतों का जो आपने मामला कहा, उन रियासतों में भी मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं सोचता हूँ पूरी कैबिनेट इसमें इन्वॉल्व थी। इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेटली सरदार पटेल के माध्यम से ही हुआ। बल्कि कश्मीर के मामले में तो सरदार पटेल बहुत उत्सुक भी नहीं थे उसको भारत में मिलाने। कश्मीर के मामले में सरदार पटेल को ये लगता था कि ठीक है, बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है तो वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो चले जाएं। ये नेहरू की जिद थी, नेहरू के प्रयास थे, जिसके बाद फिर जो ट्रिटी है वो साइन हुई और फिर हमने अपनी फौजें भेजी। देखिए, कश्मीर के मामले में दो चीज़ें आती हैं कि सरदार पटेल, एक तो आपने जैसे बताया वो, और दूसरा इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था, और नेहरू उस समय फॉरेन मिनिस्टर भी थे। पहली बात, फॉरेन मिनिस्टर के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में कश्मीर की जिम्मेदारी पूरी उन पर आ गई, एक। दूसरा, वो इस बात को जानते थे कि शेख अब्दुल्ला वहाँ सोशलिज्म, जो भी उस समय सोशलिज्म की समझ थी, सेक्युलरिज्म के बहुत बड़े लीडर हैं, और वो जो राजाशाही के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको मदद मिलनी चाहिए। और तीसरी बात, कुछ जो लोग कहते हैं, नेहरू का थोड़ा सा भावनात्मक अटैचमेंट, जुड़ाव कश्मीर के साथ था, क्योंकि वो खुद एक कश्मीरी पंडित थे। तो ये तीसरी बात को कई लोग उसको भी अंडरलाइन करते हैं कि नेहरू का एक भावनात्मक जुड़ाव कश्मीर के साथ था। ये तीन कारणों से नेहरू ने उसमें पूरी उनको उनको उन्होंने रुचि भी ली, और उनको हैंडल भी करना पड़ा एज ए प्राइम मिनिस्टर एंड एज ए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। उनको उसमें हस्तक्षेप पूरी तौर से करना पड़ा। जबकि सरदार पटेल एक तो होम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान इन्वॉल्व था, इसलिए कश्मीर में उनका रोल कम था, और तीसरा, जैसे आपने कहा कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी के आधार पे उनको बहुत ज़्यादा रुचि उसमें नहीं थी। जी, तो ये जो भारत का एकीकरण है, इसमें सरदार पटेल, पंडित नेहरू, उस समय की सरकार और अतीत में कांग्रेस की भूमिका, ये सब जी, कुल मिलाकर जो स्थितियाँ बनाती हैं, जो परिदृश्य बनाते हैं, उसके हिसाब से आप इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे अभियान को देखना चाहिए। हम दर्शकों को ये कह सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही जी, कहा आपने। जी। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इस जी, तरह का इम्प्रेशन दिया जाता है कि मानो सारे जो मुस्लिम राजा थे, वो पाकिस्तान से मिलना चाहते थे और सारे हिंदू राजा जो थे, वो हिंदुस्तान में विलय हो जाने के लिए तैयार बैठे थे। ये जी। स्थिति ज़रा साफ कीजिए। देखिए, इसमें ये तो बिल्कुल पूरी तौर से गलत है कि जैसे महाराजा हरि सिंह को देख लीजिए, कश्मीर के थे, उनको कोई रुचि नहीं थी भारत से मिलने में। त्रावणकोर को देखिए, हिंदू राजा था, उसको कोई रुचि नहीं थी यहाँ से मिलने में। अब निज़ाम का एक मामला, ज़्यादातर राजा तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, क्योंकि उनको वो अपने अधिकार कौन छोड़ना चाहेगा। तो निज़ाम मुसलमान था, और उसको ख़ास तौर से जिन्ना ने ऑफ़र दे दिया था कि भाई मैं आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं करूँगा, इसलिए उसको आकर्षण आया। नहीं तो अब 560 रियासतों में मेरे ख़्याल से आधे से करीब, आधे के करीब तो मुसलमान नवाब रहे होंगे, वो भी चुपचाप मिल गए भारत में। और कई जो हिंदुओं ने, एक त्रावणकोर का मुझे मालूम है, उन्होंने आनाकानी की। महाराजा हरि सिंह ने तो इनकार कर दिया, वो तो दूसरी परिस्थितियों में भारत से उनको मिलने लग गया। तो इसमें हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था। और ये प्रिंस जो राजा लोग थे,
ये साल के साल जश्न मनाते थे और उसमें क्वीन विक्टोरिया के प्रति अपनी वफादारी का प्रमाण देने के लिए साल में एक बार एक कार्यक्रम करते थे। तो खैर, अब वो इसको केवल हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखना भी गलत है। वो अपनी रियासत, ये रियासत मेरी है, इसके आधार पे चलना चाहते थे, हिंदू हो या मुसलमान हो। और उनकी मजबूरी के हिसाब से बाद में उनको ज़्यादातर को तो भारत में ही मिलना पड़ा और कश्मीर का जी। मामला थोड़ा उलझ गया। तो यहाँ तो एक इंटरेस्टिंग, आपने चूंकि ये जिक्र छेड़ा है तो ये बताना चाहिए दर्शकों को कि दो तरह की व्यवस्थाएं थी ब्रिटिश राज में भी। एक तो जो सीधे ब्रिटिश सरकार के मातहत आते थे और दूसरे जो क्राउन था इंग्लैंड का उसको रिपोर्ट करते थे और उसके एवज में उनकी जो शर्तें थी उसके आधार पर काम करते थे। और उन राजाओं को लगता था कि देश आज़ाद होगा तो वो तो उनके फर्मा बरदार बने रहेंगे, वहां से उनको ताकत मिलेगी और वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। और जब ये उम्मीदें जब ढह गई, जब माउंटबेटन ने भी कह दिया कि ये संभव नहीं है, तब जाकर उन्होंने फिर पाला बदलना शुरू किया। तो वही ये जो संदीप बमजाई की किताब है, ये प्रिंसेस्तान, यानी प्रिंसेस को एक सपना था कि हमारा अपना राज्य रहेगा, जो प्रैक्टिकल नहीं था और जो जो सपना जल्दी से चूर चूर हो गया। शुरू में चर्चिल को भी लगा प्रिंसेस्तान तो अलग ही रहेगा, क्योंकि चर्चिल का इंटरेस्ट कोई यहाँ के भारत के हिसाब से नहीं था। उसका इंटरेस्ट एक साम्राज्यवादी राज्य के रूप में था कि जितना भारत कमज़ोर होगा उतना ब्रिटेन को ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इसमें हमको इसमें हिंदू मुसलमान का नज़रिया कोई नहीं था। और उसमें जो लोकतांत्रिक, क्योंकि पड़ोस में लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहा है डेमोक्रेसी के लिए, ऐसा आंदोलन चल रहा है जिसके अंदर लोकतंत्र भी है, लोकतांत्रिक मूल्य भी हैं, धर्मनिरपेक्ष मूल्य भी है, तो उनका प्रभाव तो लोगों पर तो पड़ा। तो हमको थोड़ा लोगों का भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो राजा थे, अब उनमें तो खैर उनकी जीवन स्टाइल, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, उनका जीवन क्या था, उस पर तो मेरे ख्याल से दर्शकों को बड़ी रुचि आएगी। वो एक किताब आई थी दीवान जर्मनी दास जी की, जी। उसमें वो राजाओं के जीवन में वो पतंगबाजी, मुर्गे लड़ाना, और मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं क्रिकेट खेलना, ये सब उनके हिसाब से जिंदगी का वही मकसद रहा करता था। डाइनिंग टेबल पर लंबी लंबी बड़ी बड़ी ट्रेन चल रही है जो खाना लेके आती है, बेचारे राजा लोग कैसे अपने हाथ से खाना उठा सकते हैं, तो ट्रेन उनके घर, उनके डिश तक आती है, वहां से वो उठा सकते हैं। ये सब बड़े मजेदार अय्याशी के तमाम जो रंग जी बिरंगे किस्से हैं वो उनके जीवन के हिस्से थे और वो उसी को जीना चाहते थे। उन्हें प्रजा से कोई मतलब नहीं थे, जनता के हितों से मतलब नहीं थी, उन्हें डेमोक्रेसी से नफरत थी, वो उसके खिलाफ थे। लेकिन जब पूरा हिंदुस्तान बदल रहा था तो उनके सामने कोई विकल्प भी नहीं थे और अंततः जिन्होंने कुछ गड़बड़ करने की भी कोशिश की तो उनके हाथ मरोड़ने की जरूरत भी पड़ी और मरोड़े गए और वो मिले। तो ये एक सुखद अध्याय है भारत के एकीकरण का, नए भारत के बनने का। लेकिन इसको सही संदर्भ में इस पूरे इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पूरे हिंदुस्तान का जो हाल कर रही है वो उससे भी बुरा हाल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।